Good morning, everyone. Myself, Professor Jimit Doshi. We are starting with indirect taxation today, guys. Now, this is a revisionary course. It is a crash course. So, I hope आपने पहले indirect tax पढ़ा रहेगा. Now, चलो guys, we begin. लेके प्रभु का नाम, जय श्री हनुमान. Let's start. एक ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं गाइस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बना कैसे है. तो वो लोग ने सिंपल बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना देयर आर 3 पिलर्स. वन इज लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव बेसिकली लॉ मेकिंग अथॉरिटी है. ये लॉ बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे. तो वन इज लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. सेकेंड एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे. और अगर डिस्प्यूट हुआ देन वी हैव जुडिशरी, जो इंटरप्रेट करेंगे लॉस को. अच्छा सर, पूरे इंडिया के लिए लॉ कौन बनाएगा? तो नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द मेजॉरिटी पार्टी. नहीं. लॉ कौन बनाएगा? तो लॉ विल बी मेड बाय पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा इज the lower house of the parliament and Rajya Sabha is the upper house of the parliament. आप जो इलेक्ट करते हो वो सब लोकसभा में जाते हैं और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में जाएंगे. और लोकसभा में जो मेजॉरिटी होगा वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और बाकी जो माइनॉरिटी रहेगा वो ऑपोजिशन फॉर्म करेगा. तो लॉ, रिमेंबर गाइस, लॉ विल ऑलवेज बी मेड बाय पार्लियामेंट. तो जो भी हम एक्ट बोलते हैं, CGST, SGST, CGST, IGST, ये सब जो लॉ बोलते हैं वो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है. वैसे ही स्टेट में वी हैव विधानसभा एंड विधान परिषद. स्टेट में विधानसभा एंड विधान परिषद, दे आर द लॉ मेकिंग अथॉरिटीज. तो जितने भी SGST एक्ट जो रहेंगे वो सब पहले विधानसभा, फिर विधान परिषद और फिर एक्ट बना रहेगा. So it is not state government who makes SGST acts. It is Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Then execute कौन करेंगे? तो आपको पता रहेगा एक्ट बनने के बाद भी उसको प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए रहती है कि आप अब इसको इफेक्टिव में डाल सकते हो. सो इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड वी हैव वेरियस कैबिनेट मिनिस्टर्स. और कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो हेड होता है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर. देन जुडिशरी में वी हैव सुप्रीम कोर्ट्स एक ही. स्टेट वाइज वी माइट हैव हाई कोर्ट्स एंड द लोअर कोर्ट्स. ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूं गाइस एक्ट जो है CGST, IGST, ये एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है, तो कभी भी ये एक्ट में अगर अमेंडमेंट करवाना है तो ये पार्लियामेंट के रूट से अमेंडमेंट होगा. देन वेन एवर दे मेक अ लॉ इन वेरियस प्रोविजंस, वो लोग ने लिखा रहेगा एस में बी प्रिस्क्राइब्ड. अब एस में बी प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है कि वो लोग ने ये पावर को डेलीगेट कर दिया है और अब इसके रिलेटेड रूल्स बनाए जाएंगे. अब वो जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये सब रूल्स बनाएंगे. तो अगर रूल्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चेंज द रूल. एक्ट में अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेंगे और रूल्स में अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगे. चलो नेक्स्ट. अच्छा, वी हैव 3 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको ये बोलता है कि टैक्स कैसे कभी भी लगाया जाएगा, टैक्स के लिए लॉ कौन बनाएगा और किन मुद्दों के लिए लॉ बनाए जाएंगे. तो फर्स्ट जो आर्टिकल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली रिमेंबर द नंबर ऑल्सो, आर्टिकल नंबर 265.
अच्छा सर, वाई आर्टिकल, वाई नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी वाई नॉट सेक्शन? देन रिमेंबर गाइस, जब भी आर्टिकल होता है ना दैट ओवरराइड सेक्शन, तो आपके जो भी एक्ट है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, वो सेक्शन में लिखे गए रहेंगे। आर्टिकल जैसे डी टी डबल ए, वो आर्टिकल्स में लगाया गया है, तो डी टी डबल ए के प्रोविजंस विल ओवरराइड इनकम टैक्स एक्ट। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल के वे में लिखा गया है। आर्टिकल 265, वो लोग बोलते हैं कभी भी टैक्स लगाना है तो टैक्स तभी लगाया जा सकता है बाय एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अच्छा, व्हाट इज अथॉरिटी ऑफ लॉ? अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब एक प्रॉपर लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। मीनिंग देयर बाय एक बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए, उसके रिलेटेड डिस्कशंस होने चाहिए, वो डिस्कशंस पार्लियामेंट में होंगे, डिस्कशंस होने के बाद पास होगा, पास होने के बाद एक एक्ट बनेगा और फिर प्रेसिडेंट असेंड आएगा। सो इट हैज़ टू बी डन बाय एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेकेंड, आर्टिकल 245, दिस सेज अबाउट एक्सटेंट ऑफ लॉज, कि कभी भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तो उसका एक्सटेंट क्या रहेगा। तो वो लोग बोलते हैं पार्लियामेंट मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया के लिए वो लोग लॉ बना सकते हैं। एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, विधानसभा, विधान परिषद, मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो मुझे स्टेट के लिए लॉ बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर, पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट। ओके, देन किन मुद्दों के लिए लॉ बनाए जाएंगे? तो याद करो गाइस, आर्टिकल 246 ये अपने को बोलता था कि हमने एक शेड्यूल बनाया है, 7th शेड्यूल, और वो 7th शेड्यूल में हमने 3 लिस्ट दी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ पार्लियामेंट बनाएंगे, स्टेट लिस्ट में लॉ स्टेट लेजिस्लेचर्स, और कॉन्करेंट में दोनों लॉ बना सकते हैं। अच्छा, ये कैसे डिवाइड किया गया था? तो जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए मैटर रहेगा, थ्रू आउट इंडिया के लिए मैटर जो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, तो वो यूनियन लिस्ट में रहेगा। जो स्टेट वाइज या एरिया वाइज, लोकल एरिया रिलेटेड इंपॉर्टेंस है, वो मैटर स्टेट लिस्ट में डाला था। और जो मैटर्स दोनों रिलेटेड, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो लोग ने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला था। जैसे यूनियन लिस्ट में वी हैव डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, ये सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स है, तो पार्लियामेंट विल मेक लॉ फॉर दिस। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में वी हैव पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, तो इसके लिए लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन। एजुकेशन जैसे आप सुनते भी हो, आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, और वैसे ही सीबीएसई के एग्जाम्स होती है, सेंट्रल बोर्ड। तो ये लोग ने डिवाइड किया हुआ था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। ये अभी जितने भी मैटर्स है, ये सारे नॉन टैक्सेशन मैटर्स हैं। नेक्स्ट हम टैक्सेशन मैटर्स को डील करेंगे। जस्ट 1 पॉइंट टू नोट, कॉन्करेंट लिस्ट में कभी भी टैक्सेशन मैटर फॉल नहीं होता था, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट वाले लॉ बनाएंगे, और हो सकता है पार्लियामेंट भी लॉ बना दे, बट कभी इन डिस्प्यूट रहेगा। स्टेट और पार्लियामेंट का लॉ अगर डिस्प्यूट में रहेगा, मतलब कॉन्ट्रोडिक्टरी है, देन पार्लियामेंट हैज अ सुप्रीमेसी इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो पार्लियामेंट का लॉ वैलिड माना जाएगा इन द कॉन्करेंट लिस्ट। चलो नेक्स्ट वी डील विथ टैक्सेशन मैटर्स गाइस। ओके, नाउ आई होप आपने ये लिस्ट बहुत बार देखा रहेगा, सो आई एम नॉट गोइंग फॉर ईच एंड एवरी एंट्री गाइस। आप इसको एक बार ओवरव्यू कर लो, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
आप ट्राई करो कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक, यू गो बैक अगेन, check the list and then fill up. चलो नेक्स्ट. अच्छा, इसमें आपको फिल कैसे करना है, मैं एक एग्जांपल आपको दूं. जैसे इनकम टैक्स. इनकम टैक्स आज के डेट में यूनियन लिस्ट में है, वो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ रहेगा. इट इज नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी. वैसे ही ट्राई फॉर कस्टम, सर्विस टैक्स, लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड लॉस. आप ट्राई करो गाइस. विल चेक द आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो गाइस, हियर आर द आंसर्स. इनकम टैक्स आज के डेट पे भी लगता है, सो इट इज़ नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी. बेटा वो तो डायरेक्ट टैक्स है, तो वो यूनियन लिस्ट में आज के डेट पे भी रहेगा, नॉट सब्स्यूम्ड. कस्टम्स, दो इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज़ नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी. वो आपके सिलेबस में है, कस्टम्स एक्ट इज स्टिल देयर, तो वो आज के डेट में यूनियन लिस्ट में रहेगा, इट इज़ नॉट सब्स्यूम्ड. सर्विस टैक्स, FA 1994 के जो प्रोविजंस थे, वो प्रोविजंस वो लोग ने डिलीट कर दिए, तो वो यूनियन लिस्ट में से मैं बोल रहा हूँ आज अब वो नहीं रहा और जीएसटी में अब सब्स्यूम हो जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग, आज के दिन में भी अगर मैं एक लैंड बेचूँ, मैं बिल्डिंग बेचूँ, मैं फ्लैट बेचूँ, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी आएगा, तो वो स्टेट लिस्ट में आज के डेट पे भी है, इट इज़ नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी. अच्छा, वैसे क्यों लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ा गया, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है बेटा, तो गुड्स और सर्विस इस पे लगाना है हमें. लैंड और बिल्डिंग वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे नहीं लगाना, उस पे आज के डेट पे भी स्टैम्प ड्यूटी. ठीक है. एंट्री ऑफ गुड्स इन लोकल एरिया, आप एक एरिया में गुड्स को लेके आओ, ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स आप पे करते थे, वो सब्स्यूम हो गया जीएसटी में. तो पहले स्टेट लिस्ट में लगता था, अब सब्स्यूम हो गया. वैसे ही लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बैटिंग गैम्बलिंग टैक्स, ये सारे पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, अब सब्स्यूम हो गया. इसमें तो आपने कोई मिस्टेक नहीं करेगी. ये चैलेंज ही थोड़ा सिंपल था गाइस. आई नो आपके माइंड में क्या चल रहा है, सर इतना सिंपल चैलेंज क्या दे रहे हो, थोड़े डिफिकल्ट चैलेंज दो तो मज़ा है. चलो तो हम डिफिकल्ट चैलेंज की ओर चलते हैं गाइस. चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है ना गाइस, आप समझना. हम एक प्रोडक्ट्स वाइज डील करेंगे, और वो प्रोडक्ट पे आपको पहले ये बताना है कि प्री जीएसटी क्या लगता था और पोस्ट जीएसटी क्या लगेगा. ठीक है. इसमें भी गाइस आप ट्राई करो, आप पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन मूव ऑन. फर्स्ट, चलो कोई अगर कार मैन्युफैक्चर करे या कार सेल करे, तो प्री जीएसटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था, और सेल करेगा तो वैट स्टेट गवर्नमेंट को. तो कैन आई से रेवेन्यू वॉज गिवन, वन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वॉज गिवन टू सेंटर, वन पार्ट ऑफ रेवेन्यू वॉज गिवन टू स्टेट. तो ये प्रोडक्ट को जीएसटी में लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो इन जीएसटी अगर कोई कार का अब सप्लाई कर दे, अब टैक्सेबल इवेंट आपको पता है, मैन्युफैक्चर सेल नहीं रहा, वो सप्लाई हो गया है, तो अगर कोई सप्लाई कर दे तो जीएसटी लगेगा. कार के रिलेटेड ये पॉइंट सोचो गाइस, क्या सिर्फ जीएसटी ही लगता है, क्या एनी अदर जीएसटी टैक्स लगता है? देन यस, कंपेंसेशन सेस भी लगाया जाता था, कंपेंसेशन सेस भी लगाया जाता है. तो चलो नेक्स्ट, वी हैव टोबैको, सिगरेट्स. अच्छा, टोबैको सिगरेट्स याद करो, मैन्युफैक्चर कोई करेगा तो स्पेसिफिकली लिखा था एंट्री नंबर 84 ने, एक्साइज का पावर है और बेचा जाएगा तो वैट का पावर है. तो वी हैव सेंट्रल एक्साइज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी हैव वैट विच इज गिवन टू स्टेट. रेवेन्यू आधा आधा हो रहा था, मतलब दोनों को जा रहा था. तो जीएसटी में ये प्रोडक्ट को लेके आने में दिक्कत नहीं होगी, बट इट इज वन ऑफ द सिन प्रोडक्ट्स, इट इज वन ऑफ द रिसेशन फ्री प्रोडक्ट्स गाइस. तो सेंटर ने यहां पे बाजी मार दी गाइस.
सेंट्रल ने, ट्राई करो गाइस, ट्राई करो, सेंट्रल ने क्या बोला, अब आज के डेट में अगर कोई ये प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगा तो सेंट्रल ने बोला एक्साइज भी हम लगाएंगे और जीएसटी में भी आएगा. सो दिस प्रोडक्ट इज लायबल फॉर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो एंड जीएसटी. बट अगर कोई सिर्फ ट्रेडर है, सिर्फ बेचेगा, मैंने परचेज किया और बेचा, ट्रेडर है, तो उसको सिर्फ जीएसटी आएगा. तो मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल एक्साइज का पावर स्टिल रिटेन किया गया. तो मैं बोल रहा हूँ टोबैको, ये अपना नेट कंक्लूजन रहेगा गाइस, आपको ये याद रखना है. टोबैको इज विद इन जीएसटी. हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटीज ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया. अच्छा सर, अगर आप बोल रहे हो कि मैन्युफैक्चर पे ये दोनों लगेगा, तो जीएसटी कौन से वैल्यू पे लगेगा, बेसिक सेल प्राइस पे लगेगा या बेसिक सेल प्राइस प्लस एक्साइज पे लगेगा? तो लोगों ने बोले बेसिक सेल प्राइस प्लस एक्साइज पे लगाएंगे. इट इज अ डेलिब्रेट कैस्केडिंग. गाइस लिंक कर पा रहे हो? दिस इज 15(2)(a). अदर देन जीएसटी जितने भी टैक्सेस है वो सारे टैक्सेस को वैल्यूएशन में ऐड करना है. चलो नेक्स्ट, योर फेवरेट प्रोडक्ट गाइस, अल्कोहल. अल्कोहल पे अगर कोई मैन्युफैक्चर करे और अल्कोहल को बेचे, रेवेन्यू किसको मिलेगा? मैन्युफैक्चर करेगा तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज का पावर था. स्टेट वाले ने बोला कि हमें भी एक रिसेशन फ्री प्रोडक्ट दो. जैसे टोबैको जो सेंटर ने अब लगा दिया जीएसटी पे, सेंटर वाले ने एक्साइज का पावर रिटेन किया हुआ है. वैसे ही अल्कोहल लीकर वॉज ए रिसेशन फ्री प्रोडक्ट प्री जीएसटी. उसका जो रेवेन्यू होता था वो स्टेट को ही जाता था. तो मैन्युफैक्चर करेगा तो स्टेट एक्साइज, कोई बेचेगा तो वैट स्टेट गवर्नमेंट, दोनों रेवेन्यू स्टेट को जाता था. तो गाइस क्या ये प्रोडक्ट को हम जीएसटी में लेके आ सकते हैं? क्या स्टेट वाला अपना रेवेन्यू फॉरगो करेगा? द आंसर इज नो. ये प्रोडक्ट को हम जीएसटी में नहीं लेके आ सकते. तो आज के डेट पे भी अगर कोई मैन्युफैक्चर करेगा, दिस इज नॉट इनटू जीएसटी, तो आज के डेट में अगर कोई मैन्युफैक्चर करेगा तो अगेन स्टेट एक्साइज ही आएगा और बेचेगा तो वैट ही आएगा. तो कहने से सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे जीएसटी आएगा, बट एक प्रोडक्ट को छोड़ के, विच इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो अपना नेट कंक्लूजन क्या रह जाएगा? इट इज आउटसाइड जीएसटी. इट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी. नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसपे लेवी नहीं है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, इट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई. अच्छा, इसके रिलेटेड आप कुछ पॉइंट्स गाइस याद करो. क्या अगर मैं ये अल्कोहल लीकर को बेचूं और मैं कोई और काम भी करता हूं, आई एम डूइंग सम अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, लेट सपोज मैं चखना बेचता हूं और मैं अल्कोहलिक लीकर बेचता हूं, तो क्या एग्रीगेट टर्नओवर में अल्कोहलिक लीकर का टर्नओवर इंक्लूड होगा? तो वो लोग क्या बोलते थे कि एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई का जो भी टर्नओवर होगा वो इंक्लूड होगा. और एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में बोला इट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मीनिंग देयर बाय अल्कोहलिक लीकर का टर्नओवर भी ऐड होगा मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में. ओके, रजिस्ट्रेशन मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा? लेट सपोज मेरा एक ब्रांच जो है ना वो महाराष्ट्र में है और लेट सपोज मैं अल्कोहल बेचता हूँ गुजरात में. अच्छा, गुजरात में बेच नहीं सकता, मैं अल्कोहल बेचता हूँ दिल्ली में, ठीक है, फेवरेट डेस्टिनेशन. तो मैं अल्कोहल बेच रहा हूँ दिल्ली में और मैं एक टैक्सेबल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ इन महाराष्ट्र. तो मुझे क्या रजिस्टर्ड महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगह पे करना पड़ेगा? इसमें गाइस याद करो, रजिस्ट्रेशन में वो लोग बोलते थे जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वो स्टेट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. सो रजिस्टर्ड ओनली इन दो स्टेट्स फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज.
सो यू आर नॉट सपोज टू रजिस्टर्ड इन दिल्ली। हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर में दोनों के टर्नओवर्स आएंगे, बट दिल्ली में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन अच्छा, अगर मैं ये बेचता हूं तो आपने बोला ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ये एग्जेम सप्लाई के डेफिनेशन में जो इंक्लूड हो गया। अब तो सर मैं एग्जेम सप्लाई बेच रहा हूं, तो एग्जेम सप्लाई बेच रहा हूं तो मुझे इनवॉइस क्या इशू करना पड़ेगा? क्या बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा? तो याद करो गाइस, यहाँ पे एक्साइज हो या वैट हो, आप ये एक्ट्स में भी आप इनवॉइस इशू करते रहेंगे। तो ये जो एक्ट में आपने इनवॉइस इशू किया रहेगा, दैट विल बी डीम बिल ऑफ सप्लाई। और अगर मैं, जैसे अपना एग्जांपल था, मैं अल्कोहलिक लिकर और चखना बेचता हूं, वो टैक्सेबल सप्लाई है, और अल्कोहलिक लिकर इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम सप्लाई। तो क्या मुझे क्रेडिट्स, अगर मैं एक ही प्रीमाइस से कर रहा हूं तो मेरे पास कॉमन क्रेडिट्स हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, तो मैं क्या, मुझे क्रेडिट्स अपोर्शन करना पड़ेगा? इफ आई हैव सम कॉमन क्रेडिट्स और मैं एक टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं और एक मैं अल्कोहलिक लिकर सप्लाई कर रहा हूं, तो क्या जो कॉमन क्रेडिट्स है मुझे उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। अच्छा, जब मैं अपोर्शन करूंगा तो आपको याद होगा ये टर्नओवर बेसिस पे अपोर्शन होता था, और टर्नओवर में क्या ये एक्साइज, क्या ये वैट का अमाउंट इंक्लूड होगा? व्हेन आई एम अपोर्शनिंग, तो मुझे अल्कोहलिक लिकर का जितना टर्नओवर बेस पे रहेगा वो अपोर्शन में जो करूंगा, प्रोपोर्शन, तो उसमें क्या मैं वो टर्नओवर्स में वैट और एक्साइज का अमाउंट इंक्लूड करके अपोर्शन करूंगा? द आंसर इज नो। वो लोग बोलते जब अपोर्शनमेंट होगा ना, तो वो टर्नओवर्स में एक्साइज और वैट मत लेना। आई होप आप रूल 42 और 43 इसको लिंक कर पा रहे हो गाइस। चलो नेक्स्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अच्छा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्री जीएसटी कोई मैन्युफैक्चर करे, सेंट्रल एक्साइज बेचेगा तो वैट, तो जीएसटी में लेके आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट मुझे प्रॉब्लम समझो गाइस, मैक्सिमम जीएसटी का रेट कितना लग सकता है? मैक्सिमम जीएसटी का रेट आपको बता देगा 40% है। और आज के डेट में अगर मैं बोलूं ये प्रोडक्ट्स पे राउंड अबाउट 60 to 70% टैक्सेस होते हैं, और अगर मैं जीएसटी में लेके आऊं और इसको मैं मैक्सिमम 40% भी लगा दूं, तो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। और आपने प्रैक्टिकली बहुत सुना रहेगा कि जीएसटी कलेक्शंस ऐसे भी इतने कम हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को पहले से ये डाउट था कि जीएसटी में जाने के बाद अगर मेरे रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स हो गए, और मैंने इस प्रोडक्ट भी जीएसटी में मैंने रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गए, तो मेरा बहुत बड़ा रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाएगा। तो पहले ही गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आज के डेट में नहीं लेके आएंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कब लेके आएंगे? जब अपने को जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करेगा तब। और ये कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं? देयर आर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सबसे पहले वो स्टार्ट होता है क्रूड से, पेट्रोलियम क्रूड। उससे आइदर आप डीजल बनाओ, या पेट्रोल, या नेचुरल गैस, या एरोप्लेन्स में जो यूज होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो दिस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये आज के डेट में जीएसटी नहीं है, जीएसटी काउंसिल जब नोटिफाई करेगा वो डेट से उसे हम जीएसटी में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आज के डेट में सर क्या लगता रहेगा? ऑब्वियसली नो जीएसटी। देन क्या लगता रहेगा? मैन्युफैक्चर करेगा तो सेंट्रल एक्साइज, बेचेगा तो वैट। तो प्रेजेंटली ये भी जीएसटी में नहीं है, तो इसको भी हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे। और गाइस, अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे तो आपके माइंड में वापिस वो सारे पॉइंट्स ट्रिगर होने चाहिए। क्या एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा? यस। इनवॉइसिंग कौन सी करेंगे? रजिस्टर कहाँ पे करना है? अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट्स में ये टर्नओवर्स क्या इंक्लूड करेंगे? नो। तो वो जो पॉइंट्स हमने अल्कोहलिक लिकर के लिए चार्ज जो किए, वो यहां पे भी होंगे आपके गाइस। क्लियर गाइस? सिंपल है यहां तक? चलो नेक्स्ट, एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया। आप इस पे पहले ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स पे करते थे स्टेट गवर्नमेंट में, पहले हमने देख लिया वो सब्स्यूम हो गया है, तो आज के डेट पे इस पे जीएसटी आएगा, नो डाउट।
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे पहले एक टैक्स लगता था विच इज टैक्स ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब जीएसटी में अगर हम इसको लेके आए, ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट को मैं जीएसटी में लेके आ गया और इस पे जीएसटी लगा दिया, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा या इंटर स्टेट सप्लाई होगा, ये फाइंड आउट करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कहां से मिलती है, कहां पे ये ओरिजिन होता रहेगा, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, ये फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, जीएसटी में हम इसका रेट क्या करेंगे, नील कर देंगे। तो ये आज के डेट में भी इस पे यही टैक्स लग रहा है। हमने जीएसटी में रेट नील कर दिया, और नील कर दिया मतलब ये क्या हो गया, एग्जेम सप्लाई हो गया। और एग्जेम सप्लाई हो गया तो जो सप्लायर आपको ये इसके लिए बिल जो इश्यू करेगा ना, वो बिल ऑफ सप्लाई आपको इश्यू करेगा। चलो, तो एक हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता रहेगा गाइस, वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन करता है उसके लिए रेट नील हो गया। अब वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होगा और ट्रांसमिट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो देयर विल बी सम ट्रांसमिशन कंपनी, सम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और वो कुछ अमाउंट चार्ज करते रहेंगे। तो इस पे क्या जीएसटी आएगा? टेक्निकली तो ये सर्विस है और जीएसटी आना चाहिए, बट रिकॉल करो गाइस, दिस इज एन एग्जेम्प्ट सर्विस। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एन एग्जेम्प्ट सर्विस। तो गाइस आप समझ रहे हो, मैं ऐसे नहीं सिखा रहा हूं कि आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो गाइस। आपने पूरा एक बार जीएसटी पढ़ लिया है तो आप ये सारे प्रोविजंस को इंटरलिंक कर पाओ, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। चलो नेक्स्ट गाइस, सीए की सर्विस, पता है पहले सर्विस टैक्स लगता था, नो डाउट। इसको जीएसटी में लेके आ गए हम लोग, तो आज के डेट पे इस पे जीएसटी लगेगा। केस क्लोज्ड। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, प्री जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी, क्या इसको जीएसटी में हम लेके आए? नहीं, स्टैम्प ड्यूटी आज भी लगेगा। यस, आपने वहां पे पहले ही आपने ये देख लिया रहेगा, आज के डेट में भी स्टैम्प ड्यूटी है, इट इज नॉट सब्स्यूम्ड। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को वो लोग ने शेड्यूल 3 में डाल दिया। दे हैव पुट दिस इन शेड्यूल 3। सर वाई शेड्यूल 3? एक बार अगर आप बोल रहे हो कि स्टैम्प ड्यूटी आने वाला है, तो इसको शेड्यूल 3 में डालने का सेंस क्या बन रहा है? अब मैं आपको बोला हूँ गाइस, इसमें ना थोड़ा सा टेक्निकल है। जब वो लोग ने गुड्स को डिफाइन किया, तो गुड्स को वो लोग ने कैसे डिफाइन किया? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मीनिंग जब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी तो वो गुड्स नहीं है। और सर्विस को कैसे डिफाइन किया? एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस हो गया। तो अगर मैं बोलूं लैंड या बिल्डिंग, तो वो बिकॉज वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो गुड्स नहीं है, और गुड्स नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट सर्विस हो गया। तो कल जाके कोई ऐसे बोल सकता है कि ये तो सर्विस है और जीएसटी इस पे लग सकता है। तो गवर्नमेंट इन इज वाइड विजडम वो लोग ने क्या किया, ये एंट्री सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग को वो लोग ने शेड्यूल 3 में डाल दिया। इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा गाइस रिमेंबर, दिस इज नॉट नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिस पे चार्ज ही नहीं है, इस पे चार्ज है बट वो लोग ने शेड्यूल 3 में डाला हुआ है, इसे हम आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई के स्कोप से बाहर निकल गया, उसको शेड्यूल 3 में डाल दिया। सर तो मैं अगर लैंड बेचूं, बिल्डिंग बेचूं, तो क्या ये मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई था, एग्जेम सप्लाई था, तो क्या इसको एग्जेम सप्लाई माना गया है? द आंसर इज नो। एग्रीगेट टर्नओवर में हमें नहीं इंक्लूड करना है इसे। अच्छा सर, अगर लेट सपोज मैं और कोई काम भी कर रहा हूं, एक टैक्सेबल काम कर रहा हूं, और मैंने मेरी लैंड या बिल्डिंग बेच दी,
तो सर क्या मुझे कॉमन क्रेडिट्स अगर मेरे पास रहेंगे तो क्या कॉमन क्रेडिट्स के रिवर्सल करने पड़ेंगे? द आंसर इज यस, यस। और ये इसमें वो लोग ने कैसे बोला है कि आईटीसी के लिए, आईटीसी अपोर्शनमेंट के लिए हम इसे एग्जाम सर्विस मानेंगे। आईटीसी, आई रिपीट, आईटीसी अपोर्शनमेंट के लिए हम इसे एग्जाम सर्विस मानेंगे। तो इट इज ओनली एन एग्जाम सर्विस फॉर आईटीसी पर्पस ना गाइस। इसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड मत कर देना, एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं करना है। आईटीसी के कॉमन क्रेडिट अपोर्शनमेंट के लिए हम इसे एग्जाम सर्विस मानेंगे और रिवर्सल करना पड़ेगा। सर वैल्यू कौन सी लेंगे, एग्रीमेंट वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? तो वो लोग ने क्लियर किया था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है। अगेन रूल 42, 43। ओके, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्री जीएसटी में मैं इसे ना गाइस 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक तो क्या है कि वो बंदा अपने को ये कंस्ट्रक्शन की सर्विस करके देगा, सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सर्विस। नॉट ओनली दैट, आपने अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बाई कर दिया तो वो आपको वो सीमेंट, ब्रिक्स, रॉड्स, जो भी मटेरियल्स वो यूज कर रहा है वो सारे जो कंज्यूम करके दे रहा है आपको, वो मटेरियल्स भी वो आपको बेच रहा है। एंड जो लैंड है, जो अल्टीमेट फ्लैट बनेगा वो भी वो आपको अल्टीमेट बेच रहा है। तो इसमें 3 पार्ट्स होते थे, प्रोविजन ऑफ सर्विस भी होता था, मटेरियल्स भी बेचे जाते थे और लैंड और बिल्डिंग भी बेचा जाता था आपको। तो प्री जीएसटी में अगर मैं बोलूं तो कहना इसे सर्विस है तो सर्विस टैक्स, इस पे वैट और इस पे स्टैम्प ड्यूटी, तीनों लगते थे। और अगर तीनों लगते थे तो कहने से एटलीस्ट ये और ये कहने से जीएसटी में हम लेके आ सकते हैं। यस, इसको हम जीएसटी में लेके आ सकते हैं। बट सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग इसको जीएसटी में नहीं आएगा, ये स्टैम्प ड्यूटी अभी भी आएगा। तो कहना इसे ये 3 हिस्सों में से सिर्फ 2 हिस्सों में ही, ओनली 2 हिस्सों में ही जीएसटी आएगा, थर्ड हिस्से पे जीएसटी नहीं आएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट में तो स्प्लिट अप अमाउंट नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो टोटल, आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदा फॉर ₹1 करोड़, फॉर ₹2 करोड़, तो टोटल वैल्यू रहेगा। तो उसमें वो लोग ने, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सेल ऑफ लैंड को वो लोग ने बोला डीम्ड 1/3, इट इज डीम्ड 1/3। तो अगर आपने 1 करोड़ का अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदा तो 1/3 उसे सेल ऑफ लैंड माना जाएगा और सिर्फ 2/3 वैल्यू पे जीएसटी आएगा। ओके, और एक पॉइंट गाइस, अभी हमने आगे देखा कि सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग शेड्यूल 3 में है, बट शेड्यूल 3 में वो लोग ने ऐसे भी बोला है कि इट इज सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2(5)(b), मीनिंग देयर बाय अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट होगा तो शेड्यूल 3 में नहीं होगा, तो इस पे जीएसटी बनेगा। और इनवॉइसिंग रिलेटेड का इसे एक पॉइंट अच्छा से याद दिलाओ, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में होता कैसे है कि आप उसे जैसे जैसे वो बिल्डर आपको वो बिल्ड करेगा वैसे वैसे हम उसे अमाउंट्स पे करते जाएंगे। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर हम उसे एक्स अमाउंट पे करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड फ्लोर हम उतना एक्स अमाउंट पे करेंगे। तो जैसे जैसे वो बंदा माइलस्टोन अचीव करेगा, जैसे जैसे वो कंस्ट्रक्ट करते जाएगा वैसे वैसे हम उसे पेमेंट करेंगे। तो इनवॉइसिंग रिलेटेड एक क्लासिक एग्जांपल बन जाएगा गाइस, दिस इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। और जैसे जैसे उसे वो कंस्ट्रक्ट करते जाएगा, वो माइलस्टोन अचीव करेगा, वैसे वैसे वो इनवॉइस इश्यू करेगा गाइस। नेक्स्ट, होटल सर्विसेज। तो वो लोग पहले सर्विसेज भी देते थे और आपको लग्जरी भी दे रहे हैं। तो प्री जीएसटी सेंट्रल सर्विस टैक्स लगता था और लग्जरी टैक्स लगता था। कैन ऐसे इजीली जीएसटी में लेके आएंगे? यस, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, अगर जो छोटी छोटी होटल्स हैं जो ₹1000 तक
आपको चार्ज करता है, ठीक है, नॉट मोर देन 1000, 1000 से ऊपर नहीं, 1000 तक अगर आपको चार्ज करता है तो याद करो गाइस, एग्जेम्प्ट सर्विस में डाल गया था। नेक्स्ट, अगर आप एंटरटेनमेंट इवेंट्स में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक सर्विसेज भी मिलती थी और एंटरटेनमेंट भी मिलता था, तो पहले सर्विस टैक्स भी लगता था और एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता था। इन जीएसटी हम सिंपल वी कैन इजीली गो दिस इनटू जीएसटी। अच्छा, जस्ट एग्जांपल्स में आपको दे रहा हूँ, आप सर्कस में जा रहे हो या कोई डांस इवेंट देखने जा रहे हो या अवार्ड फंक्शंस है, कोई ब्यूटी पेजेंट कंसर्ट्स है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, स्पोर्टिंग इवेंट्स है, प्लेनेटोरियम में जा रहे हो, इसके लिए गाइस आपको कुछ याद आ रहा है? वॉज देयर एनी एग्जेम्प्ट सर्विस? मैं इस पर रिवर्स जा रहा हूँ, मुझे पता है आप बोलोगे ये एग्जेम्प्ट सर्विस है, मैं बोला ये एग्जेम्प्ट सर्विस कब है? कब है एग्जेम्प्ट सर्विस? ओनली व्हेन द कंसिडरेशन इज अप टू ₹500 पर पर्सन। चलो, एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज लगाते थे, पहले तो ना ये स्टेट गवर्नमेंट ही लगाता था, ठीक है। पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास एंटरटेनमेंट टैक्स का पावर था। स्टेट गवर्नमेंट अपने कलेक्शन में से वो कुछ पोर्शन अपने पास रखता था और कुछ पोर्शंस वो लोकल बॉडीज को देता था। बट एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा है उसको तो वो लोग ने सबस्यूम कर दिया, तो अब लोकल बॉडीज को टैक्स कहाँ से मिलेगा, वो रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है, लोकल बॉडीज को रेवेन्यू चाहिए तो हम उनको पावर देते हैं कि आप एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी लगा सकते हो। तो इन जीएसटी एंटरटेनमेंट टैक्स अगर ये लोग लगा रहे हैं कोई एंटरटेनमेंट टैक्स तो वो भी लगेगा। दिस इज लोकल बॉडीज, सॉरी दिस इज लोकल बॉडीज, एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा। सो लोकल बॉडीज हैज बीन गिवन दैट पावर टू लेवी एंटरटेनमेंट टैक्स। और किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा पता रहेगा आपको गाइस, बेसिक टिकट प्राइस प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स, डेलिबरेट कैस्केडिंग किया है 15(2)(a। थ्री टायर फेडरल स्ट्रक्चर। अब बेसिकली इंडिया में क्या होता है गाइस, तीन तरीके की गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल लेवल पे अपने पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, स्टेट लेवल पे विल हैव डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और अपने पास लोकल बॉडीज भी रहता है। तो अच्छा, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? जितने स्टेट्स रहेंगे उतने स्टेट गवर्नमेंट्स रहेंगे। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? वी यूज टू हैव 29 स्टेट्स, बट जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, उसको 2 यूटी में डाल दिया, तो अपने पास अभी करंटली 28 स्टेट्स हैं। एंड अपने पास कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? अच्छा, यूनियन टेरिटरीज दो तरीके की रहेगी, एक यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, एक यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर विच आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, तो कौन कौन से स्टेट लेजिस्लेचर के साथ है? सर व्हाट डू मीन बाय स्टेट लेजिस्लेचर? मतलब यहाँ पे एसजीएसटी के एक्ट बनाए जाएंगे, एक बिकॉज एक स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा विधान परिषद वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे स्टेट में भी इलेक्शंस होते रहेंगे, तो वहाँ पे एसजीएसटी के एक्ट बनाए जाएंगे। और जीएसटी का लॉ भी यही बोलता है कि जो यूटी विथ स्टेट लेजिस्लेचर है उसे हम यूटी ना मानेंगे, उसे हम स्टेट्स मानेंगे। तो ऐसे दो होते थे, दिल्ली एंड पुडुचेरी, और एक नया ऐड हो गया यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। तो वी हैव टोटल 3 यूटीज। यहाँ पे एसजीएसटी एक्ट बनाए जाएंगे एंड देर आर सम यूटीज विच आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कौन कौन से है? तो अंडमान निकोबार,
चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख ये ऐड हो गया अभी, एंड लक्षद्वीप। अच्छा, अब एक पॉइंट मैं आपको एडिशनल बोलता हूँ गाइस, विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 जैन 2020, ये जो दो यूटी है ना, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दो यूटी को वो लोग ने एक मर्ज यूटी कर दिया है। इट इज नाउ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। वाई सर? दो यूटी होते थे और वो दोनों यूटी में अपने पास सर्विसेज के लिए डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस, डिफरेंट पर्सनल लगते थे। तो एफिशिएंसी लाने के लिए, टू रिड्यूस दैट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो लोग ने इसको अब एक में कर दिया। अच्छा, हावेवर ये जो अमेंडमेंट है ये फाइनेंस एक्ट 2020 में आया हुआ है, जो अभी करंटली एप्लीकेबल नहीं है। तो आप इसे 6 यूटी बोल सकते हो, मैं उसे आज के डेट में 5 यूटी ही एप्लीकेबल, तो मैं 5 यूटी बोलता हूँ, डजेंट मेक दैट मच डिफरेंस। अच्छा, ये यूटीज में यूटी जीएसटी लगेगा। एंड वी हैव लोकल बॉडीज ऑल्सो। अब लोकल बॉडीज गाइस, अच्छा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई गाइस वी नो एसजीएसटी लगेगा, और यहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा। ठीक है, लोकल बॉडीज गाइस, लोकल बॉडीज अपने पास 3 तरीके की लोकल बॉडीज होती है। अर्बन लेवल पे वी हैव म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत। रूरल लेवल पे वी हैव डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वी कॉल इट एज रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सर व्हाट इज द रेलेवेंस लोकल बॉडी का गाइस? याद करो, एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज लगा सकता था, तो फटाफट बताओ, एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा है उसको तो हमने सब्स्यूम कर लिया, बट लोकल बॉडीज एडिशनली लगा सकता है। ओके, नाउ मॉडल्स ऑफ जीएसटी गाइस, क्विकली रिकॉल। 3 मॉडल होते थे अपने पास, जीएसटी के 3 मॉडल होते थे। एक मॉडल वो लोग क्या बोलते थे गाइस, कि जो भी टैक्स पेयर है ना, पूरा पूरा जीएसटी पहले सेंट्रल को पे कर दे। इट इज अ सेंट्रल मॉडल, पूरा जीएसटी सेंट्रल को पे कर दे, सेंट्रल अपने पास कुछ पोर्शन रखे, स्टेट को कुछ पोर्शन दे दे। एक मॉडल होता था स्टेट मॉडल। स्टेट मॉडल में टैक्स पेयर पहले पूरा पूरा जीएसटी का अमाउंट वो स्टेट को दे देगा, और स्टेट वाला अपने पास रखेगा और फिर वो सेंट्रल को बांटेगा। अच्छा, इंडिया में प्रैक्टिकल नहीं है गाइस, इंडिया में प्रैक्टिकल नहीं है। अगर 2 लेवल की गवर्नमेंट है और दोनों गवर्नमेंट डिफरेंस है, तो दोनों को अपना अपना रेवेन्यू अलग से चाहिए रहेगा। इसको किसी से मांगने की ऐसे ज़रूरत पड़े वैसा वो लोग को नहीं करना है। तो वो लोग ने बोला टैक्स पेयर को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, टैक्स पेयर को हम बोलेंगे कि आप सेंट्रल भी पे करो और आप स्टेट भी पे करो। तो इंडिया में अपने पास ड्यूअल मॉडल होता है, ड्यूअल जीएसटी। एवरी ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी रहेगा और एसजीएसटी रहेगा। ऑब्वियसली ये इंट्रा स्टेट की बात कर रहा हूँ, इंट्रा यूटी रहेगा तो यूटीजीएसटी रहेगा। ठीक है, आप सॉल्व करो गाइस, ये ट्रांजैक्शंस को आप सॉल्व करो, आई विल गिव यू टाइम। पॉज इट एंड यू सॉल्व। चलो डन। सेल ऑफ गुड्स विद इन स्टेट तो ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी, विद इन स्टेट C+S, इंटर स्टेट सप्लाई आई। अगर गुड्स का इंपोर्ट हो जाए तो अपने पास कस्टम्स ड्यूटी भी लगेगा, विच इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। कस्टम्स में और भी कोई ड्यूटीज है तो वो सारी ड्यूटीज लग जाएगी, और लास्ट में आईजीएसटी, और उसके बाद भी कंपेंसेशन सेस। अगर सर्विस का इंपोर्ट हो गया तो कस्टम्स लागू नहीं पड़ेगा, अपने को सिर्फ जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी रिवर्स चार्ज में। गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया या सर्विस को एक्सपोर्ट कर दिया, डेस्टिनेशन बाहर है तो हम 0 रेट करेंगे, मीनिंग दैट बाय अनयूटिलाइज्ड आईटीसी रहेगा तो उसका भी रिफंड मिलेगा। आई होप गाइस दिस इज सिंपल। चलो नेक्स्ट,
जल्दी जल्दी बताओ जीएसटी में रेट्स, व्हाट इज़ अ बैंडविड्थ, जो वो लोग ने जीएसटी काउंसिल ने बैंडविड्थ बताया था, क्या क्या अपने पास जीएसटी के रेट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ नोटिफाइड बाय जीएसटी काउंसिल। व्हाट आर जीएसटी काउंसिल? तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है हम उसे जीएसटी काउंसिल बोलते हैं। वाई स्टेट एंड सेंटर? बिकॉज गाइस एवरीवन विल हैव टू डिसाइड, तो पूरे इंडिया में अब एक ही रेट लगेगा। तो जीएसटी काउंसिल ने क्या बैंडविड्थ बताया था? तो इट इज़ 0, 5, 12, 18, 28। आपको मैक्सिमम रेट याद होगा, मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? दिस इज 40%। ये हम जो भी रेट्स बोलते हैं ये टोटल सी और एस मिला के रेट्स है, तो ट्रांजैक्शंस में डिवाइड होगा। अभी जैसे 5 है तो 2.5 लगेगा, 18 है तो 9 लगेगा। तो जल्दी जल्दी बताओ मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एंड आई डोंट वांट यू पीपल टू मेक मिस्टेक इन दिस एमसीक्यू क्वेश्चन। वेरी सिंपल दिस इज। चलो क्लासिफिकेशन गाइस। तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है गाइस? HSN या SSC कोड गुड्स का है, तो इसे इट इज़ बेस्ड अपॉन हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बेसिकली ग्लोबली सारे प्रोडक्ट्स को 6 या 8, 6 और 8 डिजिट्स क्लासिफिकेशन दिया गया है, दैट इज HSN कोड्स। वैसे ही सर्विसेज को इट इज कॉल्ड एज सर्विस अकाउंटिंग कोड। अब ये 8 डिजिट्स होते क्या है? तो जो पहले जो 2 डिजिट्स है, जैसे सपोज मैं बोलूँ फ्रेश ऑनियंस, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ग्लोबली इसे फ्रेश ऑनियन ना बोला जाए, ग्लोबली इसको एक 8 डिजिट कोड दिया जाता है। लेट सपोज दिस इज द कोड। पहले दो डिजिट्स है, इसे चैप्टर बोला जाता है। नेक्स्ट टू इट इज कॉल्ड एज हेडिंग्स, नेक्स्ट टू सब हेडिंग्स, एंड लास्ट टैरिफ आइटम। तो सर ऐसा क्यों? तो रिमेंबर गाइस, हम लोकली बहुत सारे नाम देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जैगरी, वी माइट नॉट से जैगरी, वी माइट से गुड़। अब ग्लोबली इसे गुड नहीं बोला जाएगा, ग्लोबली इट इज कॉल्ड एज जैगरी ओनली। तो मैनी ऑफ टाइम्स वेरियस कंट्रीज में वो लोग के अपने अपने लोकल नेम हो सकते हैं। टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन वो लोग ने सारे डिजिट्स को 8 डिजिट क्लासिफिकेशन किया था। अच्छा, ये HSN कोड है, SSC कोड है, इनवॉइस में रिक्वायरमेंट है गाइस। रूल 46 बोलता है इनवॉइस में HSN होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दिया हुआ है? यस, गवर्नमेंट बोला है अगर प्रीवियस ईयर टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ के नीचे है तो आपको HSN कोड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 से ऊपर है, 1.5 करोड़ से ऊपर है, बट लेस देन 5 करोड़, 2 डिजिट ही मेंशन करो, तो वो पहले 2 डिजिट ही रहेंगे गाइस, तो चैप्टर मेंशन कर दो। और अगर 5 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर है तो इनको 4 डिजिट दिखाने पड़ेंगे, विच इज चैप्टर एंड हेडिंग। हाँ, अगर कोई ज़्यादा दिखाना चाहे तो वेल एंड गुड, बट इतने दिखाने पड़ेंगे। जनरली इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स दे हैव टू कंप्लाई विद द कस्टम्स लॉ, तो वहाँ पे आपको 8 डिजिट दिखाने पड़ेंगे, टोटल 8 डिजिट्स। नेक्स्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पास कौन से आर्टिकल से जीएसटी वो लोग लेके आए, वो लोग को पावर कहाँ से मिला? तो वो लोग ने नए आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए हैं 246A और 269A। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे पावर 246A पे आया है। कॉन्करेंट पावर है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है। और मैं जब बोलूँ स्टेट लेजिस्लेचर, तो अपने पास 3 यूटी है जिसके पास स्टेट लेजिस्लेचर्स है, तो वो तीनों यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर वो भी लॉ बनाएंगे, वो भी SGST एक्ट बनाएंगे। और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए 269A आर्टिकल आ गया। और पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉ बनाएगा, जिसके लिए वो लोग ने IGST एक्ट बनाया है। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा स्टेट कब बोले और इंटर स्टेट कब बोले? टेक्निकल डेफिनेशन तो रहेगी, मैं ब्रीफ डिस्कस कर रहा हूं फॉर द टाइमिंग। एक ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा स्टेट कब बोले और इंटर स्टेट कब बोले?
तो ये सब वो लोग ने IGST एक्ट में दिया हुआ है. इंट्रा स्टेट इज सेक्शन 8 एंड इंटर स्टेट इज सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट. बट मैं ब्रीफ अगर डिस्कस करूं तो एवरी ट्रांजैक्शन में अपने पास 3 बातें रहेगी. एक, सप्लायर कहाँ पे है, सेकंड रेसिपिएंट कौन है, कहाँ पे है, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. अब इंट्रा है या इंटर है, इसके लिए 2 चीज़ हम देखेंगे. एक, सप्लायर कहाँ पे है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है. इफ दिस टू बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स देन इट इज इंटर स्टेट. रेसिपिएंट कहाँ पे भी होने दो, रेसिपिएंट कैन बी इन महाराष्ट्र, कैन बी एनीवेयर एल्स. रेसिपिएंट कहाँ पे भी होने दो. सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये 2 स्टेट्स में है, या एक स्टेट में है एक यूटी में है, या 2 डिफरेंट यूटीज में है, तो हम इसे इंटर बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई. और अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है तो हम इसे इंट्रा स्टेट बोलेंगे. अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस कौन बताएगा, तो वो लोग ने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई पार्लियामेंट ही बोलेगा. पार्लियामेंट विल मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई. इट विल बी थ्रू IGST एक्ट. और GST को डिफाइन किया है एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. मीनिंग देयर बाय ये थ्रू आउट, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता तब तक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाहर रहेगा. सर यहाँ पे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आया, तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिमेंबर गाइस, वो GST काउंसिल जब से बोलेगा तब से वो GST में आएगा. तो तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़े और उतना टाइम लैप्स हो, वो हमें नहीं चाहिए. तो जब वो लोग ने GST को डिफाइन किया तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बाहर रखा हुआ है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. बाकी के 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स GST काउंसिल जब बोलेगा तब से आएगा. और सर्विस को वो लोग ने बहुत ही वेग वे में डिफाइन किया हुआ है. सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स. तो टेक्निकली मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी सर्विस इसमें आ जाएगी. वेरी वाइड, वेरी वाइड. चलो, अब प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस कहाँ से आएंगे, IGST के एक्ट से आएंगे. ठीक है गाइस. तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए याद करो गाइस कौन कौन से सेक्शंस होते थे. प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए 2 सेक्शंस होते थे और सर्विसेज के लिए 2 सेक्शन होते थे. अगर आप याद कर पाओ तो आप ट्राई करो गाइस. ये अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो सेक्शन 10 यूज़ करेंगे, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो सेक्शन 11 यूज़ करेंगे. और सर्विसेज में अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तो हम सेक्शन 12 यूज़ करेंगे. और इसमें से एक भी बाहर है या दोनों बाहर है तो हम सेक्शन 13 यूज़ करेंगे. थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है गाइस 10, 11 में और 12, 13 में. यहाँ पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, और यहाँ पे हम सप्लायर और रेसिपिएंट इसको चेक करते हैं. अगर ये इंडिया में है, ये दोनों इंडिया में है, तो हम 12 यूज़ करेंगे. दोनों में से एक भी बाहर है तो 13 यूज़ करेंगे. चलो नेक्स्ट गाइस, सिंपल है. टैक्सेबल टेरिटरी. टैक्सेबल टेरिटरी मतलब सिंपल इंडिया. अच्छा, तो टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया है तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आउटसाइड इंडिया. अच्छा, इंडिया का मतलब क्या, तो इंडिया का मतलब वो लैंड मास जिसे डोमेस्टिक टेरिफ एरिया भी बोला जाएगा. बट सिर्फ वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसका एक्सटेंड 12 नॉटिकल माइल्स भी जाता है विच इज़ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. एंड नॉट ओनली दैट, फ्रॉम द बेस लाइन 200 नॉटिकल माइल्स जो होता है वो एरिया को हम बोलते हैं EZ. तो इंडिया में सब कुछ आएगा, लैंड मास भी आएगा, 12 नॉटिकल माइल्स भी आएगा और EZ भी आएगा. अब माई क्वेश्चन टू यू इज TWI किसको बिलोंग करता है. अगर एक सप्लायर, लेट्स सपोज महाराष्ट्र का TWI है, ठीक है, एक सप्लायर वहां पे है और उसने महाराष्ट्र DTA को सप्लाई कर दिया. फ्रॉम TWI द सप्लाई इज बीइंग मेड टू DTA. तो वो जो सप्लायर है वो रजिस्टर कहां पे करेगा, वो TWI का एरिया बिलोंग किसको करता है, TWI इट बिलोंग्स टू स्टेट. नियरेस्ट बेस लाइन का जो स्टेट रहेगा
वो बंदे को वो स्टेट में रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, और वो जो EEZ का एरिया है वो किसको बिलोंग करेगा, तो ये भी आपको पता रहेगा, ये एक अदर टेरिटरी है जिसको वो लोग ने यूनियन टेरिटरी में डाला हुआ है। इट इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। अच्छा, अब मैं जब बोलता हूं ना कि EEZ यूनियन टेरिटरी है, तो आपके माइंड में आता है कि चलो सप्लायर महाराष्ट्र में है और उसने EEZ को सप्लाई किया, तो C+UT लगा दे। बेटा वो तो गलत हो जाएगा ना, ये कहां पे इंट्रा यूटी हुआ, ये तो एक स्टेट से यूटी में गया, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई होगा। विद इन EEZ कोई सप्लाई होता है, सप्लायर भी वहां पे है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी वहां पे है, विद इन EEZ सप्लाई होता है, तो ये इंट्रा यूटी होगा, तो C+UT आएगा। फ्रॉम DTA टू EEZ, फ्रॉम DTA टू EEZ और फ्रॉम EEZ टू DTA, ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा, IGST आएगा। और यूटी में अपने पास गाइस, आई होप दिस इज क्लियर, यहां पे वो लोग ने दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूटी को नहीं मेंशन किया हुआ है, बाकी सारे यूटीज आ जाएंगे और अदर टेरिटरी आ जाएगा। चलो यहां तक भी क्लियर है, तो फटाफट बोलो, TWI स्टेट, नियरेस्ट बेसलाइन का जो स्टेट है इट बिलोंग्स टू दैट। EEZ इट इज अ यूनियन टेरिटरी, और 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं हाई सीज। और एक विजुअलाइज करो गाइस, एक वेसल लेट सपोज US से आ रहा था, ठीक है, अभी तक वो हाई सीज एरिया में है, और जो इंपोर्टर है वो इंपोर्टर ने अभी तक वो हाई सीज में ही है, वो इंपोर्टर ने किसी और बायर को ढूंढा और उसने उसको बेच दिया, तो क्या हाई सीज एरिया में अभी गुड्स है, तो क्या उसको GST में क्या सप्लाई माना जाएगा? तो आपको याद आता रहेगा गाइस, ये शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन है, इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। तो अगर गुड्स हाई सीज एरिया में है और ये पर्सन ने इसको परचेज किया था, ठीक है, ये ओरिजिनल इंपोर्टर है और इसने ये गुड्स को एक बायर को बेच दिया, तो ये ट्रांजैक्शन पे GST नहीं आएगा, दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। अच्छा सर, ये ट्रांजैक्शन पे GST नहीं आएगा, ठीक है, ये पर्सन कुछ और भी तो सप्लाईज करता रहेगा, वो वेरियस वो विद इन इंडिया बेचता रहेगा, तो वहां पे तो टैक्स आता रहेगा। यस, तो कहना ही से इसको कोई क्रेडिट अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन उसने जो बेचा है उस पर GST नहीं आया और बाकी के वो जो ट्रांजैक्शन करता रहेगा उस पर GST आता रहेगा, तो क्या कोई कॉमन क्रेडिट के उसको रिवर्सल करने पड़ेंगे? नो। शेड्यूल 3 के बाकी के जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे ना गाइस, उसको वो लोग ने बोला कोई अपोर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं है, ओनली सर्टन ट्रांजैक्शन रहेंगे जहां पे अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको रिकॉल हो रहा है गाइस, रूल 42 43। चलो यहां तक क्लियर है गाइस, नेक्स्ट मूव अहेड, लेट्स डिस्कस क्विकली अबाउट ITC, बेसिक प्रोविजंस अबाउट ITC, और इसको फिर सेटलमेंट मैकेनिज्म से लिंक करवाते हैं गाइस। चलो पहले ITC रिलेटेड पॉइंट्स, अगर एक सप्लायर है वो विद इन द स्टेट बेचता है, विद इन द स्टेट वो C और S चार्ज कर रहा है, और अगर वो आउटसाइड द स्टेट बेचता है तो वो IGST चार्ज करेगा, तो इसकी IGST I की लायबिलिटी भी रहेगी और C और S की लायबिलिटी भी रहेगी। और अगर वो परचेज कर रहा है तो विद इन द स्टेट C और S लगता रहेगा और आउटसाइड द स्टेट I लगता रहेगा। क्या ये बंदे को ये सबके क्रेडिट्स मिलेंगे? यस। अच्छा, ये क्रेडिट जो मिलेंगे वो क्रेडिट आउटपुट लायबिलिटी को पे करने के लिए हम यूटिलाइज कैसे करेंगे गाइस? विच इज अ सेक्शन विच सेज अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। तो आपको याद आना चाहिए सेक्शन 49, ये पेमेंट ऑफ टैक्स होता था,
और इसमें वो लोग ने रूल 88A इंट्रोड्यूस किया था। देयर वर सेवन स्टेप्स। आप इसको आईटीसी यूटिलाइज करने के लिए अपने पास 7 स्टेप्स होते थे। एक बार आप पॉज करना गाइस स्क्रीन, आप वो 7 स्टेप्स रिकॉल करो, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग चेक करना गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फर्स्ट वो लोग बोल रहे हैं आईटीसी ऑफ आईजीएसटी सबसे पहले लिया जाएगा। आई का क्रेडिट सबसे पहले आई के लायबिलिटी के सामने करेंगे, और अगर कुछ बच गया, आईजीएसटी का क्रेडिट अगर बच गया तो हम सी के सामने भी कर सकते हैं, एस के सामने भी कर सकते हैं, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन, कोई इश्यू नहीं है। आप सी के सामने करना चाहो सी के सामने करो, एस के सामने करना चाहो एस के सामने करो, दोनों करना चाहते हो दोनों करो, कोई भी ऑर्डर में कोई भी प्रोपोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये आई का क्रेडिट 0 कर दो, इसको कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दो। एक बार ये हो जाएगा फिर सी के तरफ चलो, और सी की लायबिलिटी सबसे पहले, सी का जो क्रेडिट है सी की लायबिलिटी सबसे पहले पे करो। अगर फिर भी सी का क्रेडिट बचा और आई की लायबिलिटी अभी भी है तो आई की लायबिलिटी के सामने जाओ, एस के सामने तो हो नहीं सकता, और फिर आप एस के क्रेडिट्स के लिए जाओ। एस के क्रेडिट्स सबसे पहले एस के लायबिलिटी के सामने करो, अगर फिर भी बचा है तो आई के लायबिलिटी के सामने, और सी के सामने नॉट परमिटेड। आई होप वेरी सिंपल दिस इज गाइस, 7 स्टेप्स। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको पॉज करो, सॉल्व करो, देयर विल बी वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। बंदे की आई की लायबिलिटी, आई सी एस तीनों की लायबिलिटीज दी हुई है और तीनों के क्रेडिट्स दिए हुए हैं। तो आप सॉल्व करो इसे, check your answers, there are various alternative answers which are possible। अच्छा, इसमें गाइस हमने यहां पे 200 लिया हुआ है और यहां पे 100, सी के सामने 200 और एस के सामने 100, एंड बिकॉज ऑफ दैट सी के सामने हमने ऑलरेडी 200 यूज कर दिया, तो 100 ही बचेगा जो पे होगा और 100 कैरी फॉरवर्ड होगा। वैसे यहाँ पे आई की लायबिलिटी, आई के क्रेडिट्स हमने एस की लायबिलिटी के लिए पहले 200 यूज कर दिए और फिर 100 यूज किए, तो यहाँ पे एस के क्रेडिट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अच्छा, ये हमें चेक करना है, ये हमें ट्राई करना है कि कैश का जो पेमेंट है वो मिनिमम जाना चाहिए, असेसी का कैश का पेमेंट मिनिमम जाना चाहिए। आप सिर्फ ऐसे मत बोलना कि चलो 300 में यहाँ पे 300 यूज कर लूँ, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे कैश पेमेंट्स होंगे, तो ऐसा ना हो जाए कि आपके पास क्रेडिट बचा है और क्रेडिट आपको कैश की पेमेंट्स आ गई। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू सेटलमेंट मैकेनिज्म गाइस। ठीक है, वी हैव ए इन महाराष्ट्र, ही सप्लाइंग टू बी इन महाराष्ट्र, इंट्रा स्टेट सी और एस चार्ज करेगा, और इसने भी बेचा तो इसने भी सी और एस लगाया, देयर इज अ वैल्यू एडिशन ऑफ 20%। अच्छा, ए के पास देयर इज 0 आईटीसी, अगर इसके पास 0 आईटीसी है तो ये टोटल 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा और 900 महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। बी को क्रेडिट मिल जाएगा और बी को ये पे करने के लिए वो आईटीसी यूटिलाइज करेगा और नेट पेमेंट ये करेगा। फाइनल रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी 1080 एंड रेवेन्यू टू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट विल बी 1080, और लास्ट ट्रांजैक्शन पे वही अमाउंट्स है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को 1080 मिल गया। यहाँ पे टेक्निकली सेटलमेंट मैकेनिज्म पिक्चर में नहीं आएगा, सेटलमेंट मैकेनिज्म इंटर स्टेट सप्लाई के लिए आएगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई में हम सेटलमेंट मैकेनिज्म कैसे करेंगे गाइस?
वी हैव द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ये इंट्रा है तो सी और एस लगा है। बी के लिए ये इंटर स्टेट सप्लाई है, बी हैज चार्ज IGST, और सी के लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो यहाँ पे इसने सी और एस लगाया। ये जो लगेगा वो गुजरात SGST लगेगा। नाउ ए कितना पे करेगा, तो ए के पास 0 क्रेडिट्स है तो वो तो सेंट्रल को 900 और महाराष्ट्र स्टेट को 900 पे करेगा। बी कैसे पे करेगा, बी को ये दोनों के क्रेडिट्स मिलेंगे, उसके पास आई की लायबिलिटी है, आई की लायबिलिटी, उसके पास आई के कोई क्रेडिट्स नहीं है तो वो सी और एस यूटिलाइज कर लेगा और कैश बैंक में से 360 पे करेगा। दिस विल बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सी को 2160 का क्रेडिट मिल जाएगा, उसके पास ये दो लायबिलिटी है। अच्छा, पहले हम आई की लायबिलिटी, उसके पास आई के क्रेडिट्स है तो आई के क्रेडिट्स टेक्निकली तो वो कैसे भी बांट सकता है, बट अपने एग्जांपल में हमने लिया हुआ है, लेट सपोज वो पहले पूरा सी को पे कर देता है और फिर वो SGST पे कर रहा है, 864 यूटिलाइज कर रहा है और 432 अब वो कैश बैंक से दे रहा है। मैंने 1296 को पे करने के लिए अपने पास 2160 का क्रेडिट है गाइस, तो 1296 तो इजीली ITC से पे हो जाएगा। आफ्टर यूटिलाइजिंग दिस 1296 नेट कितना बचेगा अपने पास, 864 बचेगा और अपने को कितना पे करना है, 1296 पे करना है। तो ये 1296 को पे करने के लिए हमने ये 864 का क्रेडिट ले लिया तो नेट कैश बैंक 432 पे होगा। तो फाइनल गाइस आप मुझे आंसर देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, ये तीनों गवर्नमेंट्स को कितना कितना पैसे और किस किस लोगों से कितना मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां से 900 मिला, ये 900 मिला और ये 360 मिला, तो टोटल 1260 मिल गया अभी तक। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को ये 900 मिला था और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को 432 यहां पे मिला था। अब देखो गुड्स कहां पे कंज्यूम हुए, गुजरात में, बट गुजरात गवर्नमेंट को कितना मिला, 432, वेयर इन द लास्ट ट्रांजैक्शन इट इज 1296, तो टोटली 1296 मिलना चाहिए। तो ये कैसे होगा, अब सेटलमेंट मैकेनिज्म पिक्चर में आएगा। पॉइंट एक्सट्रीम सिंपल है गाइस, आप ये चार्ट को माइंड में रखो और ये देखो कि किसकी आई की लायबिलिटी है, विच पर्सन हैज आई लायबिलिटी, और उसको पे करने के लिए वो SGST का क्रेडिट यूटिलाइज कर रहा है। ये एक आइडेंटिफाई करो। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ये करो कि यहां पे एक पर्सन ऐसा भी है जिसकी SGST की लायबिलिटी है, SGST की लायबिलिटी है और वो लायबिलिटी को पे करने के लिए वो IGST का क्रेडिट यूज कर रहा है। मैं CGST को पिक्चर में ही नहीं ला रहा हूं, तो आपने वो दोनों पर्सन को आइडेंटिफाई किया रहेगा, एक है अपना B और एक है अपना C। तो कैसे होगा गाइस सेटलमेंट, B जिसकी I की लायबिलिटी है और उसको पे करने के लिए वो SGST का क्रेडिट ले रहा है, तो जितना SGST का क्रेडिट इज यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ IGST लायबिलिटी, वो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को उतना अमाउंट दे देगा। आई रिपीट, जितना SGST का क्रेडिट इज यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ आई का लायबिलिटी, वो स्टेट गवर्नमेंट वो अमाउंट सेंटर को दे देगा। तो अपने एग्जांपल में 900 रुपीस महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट विल गिव टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल। और वी हैड C पर्सन जिसकी SGST की लायबिलिटी थी और उसने I का क्रेडिट यूज किया। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम होता है गाइस, कितना IGST का क्रेडिट वॉज यूटिलाइज फॉर SGST लायबिलिटी, ये कितना क्रेडिट यूज किया था टू मेक पेमेंट ऑफ एस का लायबिलिटी, 864। तो 864 सेंटर विल गिव टू गुजरात स्टेट,
फाइनल कंक्लूजन, अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नेट 1296 मिलेगा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास 0 मिलेगा बिकॉज वहां पे गुड्स कंज्यूम ही नहीं हुए हैं, और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के पास 1296 मिलेगा। लास्ट ट्रांजैक्शन पे अपने पास ये अमाउंट्स थे। सो बाय वे ऑफ सेटलमेंट मैकेनिज्म हम जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाएंगे। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। चलो आगे। अगर आपको फिर भी गाइस क्लियर नहीं है ना, तो ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये आपको याद रखना है। जितना एसजीएसटी आईजीएसटी को पे करने में यूज किया, उतना अमाउंट वो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को दे देगा। जितना आईजीएसटी का अमाउंट एसजीएसटी को पे करने में यूज किया, उतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर गाइस। और ये सब सेटलमेंट मैकेनिज्म कैसे होगा? क्या महाराष्ट्र वाला जो रिटर्न फाइल करे और गुजरात वाला जो रिटर्न फाइल करे, ये डिफरेंट वेबसाइट्स में हो जाए, डिफरेंट पोर्टल पे हो जाए, और फिर हम इंटीग्रेट करने बैठे? नहीं। वो लोग ने बोला ये सब कुछ अगर आपको ये सेटलमेंट मैकेनिज्म करना है, देन एवरी पर्सन शुड बी फाइलिंग रिटर्न इन कॉमन पोर्टल ओनली। थ्रू आउट इंडिया एक ही पोर्टल चलना चाहिए, जिसे वो लोग कॉमन पोर्टल बोलते हैं। अच्छा, कॉमन पोर्टल बनाएगा कौन? तो वो लोग ने उसके लिए जीएसटी नेटवर्क बना दिया। तो नेक्स्ट जीएसटी नेटवर्क, ये बेसिकली शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज है बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। वो लोग ने बोला एक पोर्टल आप बनाओ जिसमें सब लोग, टैक्स पेयर को भी वहाँ पे जाना है, गवर्नमेंट को भी वहाँ से डेटा मिलेगा, और टैक्स ऑफिशियल्स भी वही पोर्टल यूज़ करेंगे। एंड थ्रू आउट इंडिया वो एक पोर्टल चलेगा। स्टेट वाइज डिफरेंट पोर्टल्स नहीं रहेंगे, थ्रू आउट इंडिया वो एक पोर्टल चलेगा। आपको पता रहेगा gst.gov.in, और टैक्स पेयर के लिए वो वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज है, तो आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर सकते हो, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, अगर पोर्टल चलेगा तो आप टैक्स पेमेंट्स कर सकते हो, चालान क्रिएट कर सकते हो। गवर्नमेंट किसके लिए यूज़ करेगा? तो सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी के लिए यूज़ करेगा। यहाँ से गवर्नमेंट को वेरियस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स डेटा मिलेगा, और टैक्स ऑफिशियल्स आपने जो रजिस्ट्रेशन किया रहेगा उसको अप्रूव करने के लिए यूज़ करेगा, असेसमेंट्स ऑडिट्स के लिए यूज़ करेगा, अपील के लिए यूज़ करेगा। आई होप जीएसटी नेटवर्क क्लियर है गाइस। चलो नेक्स्ट। अच्छा सर, अब अगर हम बोलते हैं जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो प्री जीएसटी तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता था, बिकॉज अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हो तो ओरिजिन स्टेट को रेवेन्यू मिलता था। तो जो स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स होंगे उनको जीएसटी में जाने से दिक्कत होती रहेगी, बिकॉज अब उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। जो स्टेट में डेस्टिनेशन है, जो स्टेट में कंजम्पशन है, वो स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को ये प्रॉब्लम होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, आप क्या करो, आप 2015-16 में आपको जितना रेवेन्यू मिला है उसको आप एक बेस बना लो, और जीएसटी में जाने के बाद एटलीस्ट 14% एवरी ईयर वो बेस से आपको ग्रोथ मिलते जाएगा। उतना रेवेन्यू जीएसटी से मिलेगा ही मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो सेंटर वाला स्टेट को कंपेंसेट कर लेगा। जितना शॉर्टफॉल है उतना हम कंपेंसेट कर लेंगे। तो वो लोग ने 15-16 का बेस बना दिया। 14% इज एनुअल ग्रोथ रेट, इतना तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा जीएसटी में आने के बाद, उनको वो स्टेट को इतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो सेंटर वाला वो स्टेट्स को कंपेंसेट करेगा। अच्छा, कंपेंसेट कहाँ से करेगा? अपने जेब से? नहीं 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 नहीं, उसके लिए वो लोग ने कंपेंसेशन सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं,
कुछ स्पेसिफिक लग्जरी और डीमेरिट गुड्स जो रहेंगे उन पे ही लगाएंगे। आपको पता रहेगा वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे लगते हैं गाइस। यू हैव मोटर व्हीकल, वी हैव पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स, एरिएटेड वाटर्स, कोल लिग्नाइट पिट। इन प्रोडक्ट्स, ये 5 प्रोडक्ट्स पे कंपेंसेशन सेस लगेगा, बी दैट इंट्रास्टेट सप्लाई, बी दैट इंटरस्टेट सप्लाई। अच्छा, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? यस, उसका आईटीसी मिलेगा, बट अगर आपका कंपेंसेशन सेस का लायबिलिटी रहेगा तो आप उसके सामने ही यूज कर सकते हो। तो आईटीसी ऑफ सेस विल बी अवेलेबल, इट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ जीएसटी कंपेंसेशन सेस। तो अगर आपका कंपेंसेशन सेस का कोई लायबिलिटी नहीं है तो आपको ये कंपेंसेशन सेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, एक रिलीफ दी गई है कंपोजिशन डीलर को। कंपोजिशन डीलर को कंपेंसेशन सेस पे नहीं करना। कितने साल तक कंपेंसेट करेंगे? 5 इयर्स। चलो गाइस, नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल। आपने को पता है जीएसटी काउंसिल क्या है? इट इज़ अ मीटिंग ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स। अच्छा, सब लोग मिल के अब डिसाइड करेंगे और उनके जो रिकमेंडेशंस रहेंगे वो बेसिस पे एक्ट में अमेंडमेंट्स होंगे या रूल्स में अमेंडमेंट होंगे, तो वैसे चेंजेस होंगे। तो अब कोई एक सेंटर या स्टेट चेंज नहीं करेगा, थ्रू आउट इंडिया ये चेंज होगा गाइस। तो उसके लिए वो लोग ने एक जीएसटी काउंसिल बनाया है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। और इसके मेंबर्स कौन है? तो अपने पास 2 यूनियन के मेंबर्स है। वन यू हैव यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू, एंड देन यू हैव स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स और स्टेट जो अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे वो। ओके, इनका रोल क्या रहेगा? तो कौन कौन से टैक्सेस सब्सिम होंगे वो डिसाइड करेंगे, कौन कौन से गुड्स पे जीएसटी आएगा, कौन कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट होंगे, उनके रिकमेंडेशंस पे नोटिफिकेशंस आएंगे। मॉडल जीएसटी का लॉ क्या बनेगा? तो जीएसटी काउंसिल ने एक मॉडल लॉ बनाया, वो लॉ के बेसिस पे सारे एक्ट बने रहेंगे, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और वैसे एसजीएसटी एक्ट। तो मॉडल जीएसटी लॉ विल बी मेड बाय द जीएसटी काउंसिल। प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी किस पे जीएसटी आएगा, प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड प्रिंसिपल विच गवर्न्स प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब कुछ अपने को जीएसटी काउंसिल बताएगा, वो बेसिस पे बनेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन 20 लाख 40 लाख, वो सब आपको पता है। फ्लोर रेट्स ऑफ जीएसटी, एनी स्पेशल रेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कभी कभी कोई स्टेट में नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो नेचुरल कैलेमिटी के लिए अगर आपको एडिशनल रिसोर्स चाहिए तो एक अलग से टैक्स लगा सकते हो। जैसे केरला स्टेट में रिसेंटली 2 साल पहले फ्लड्स आए हुए थे, तो वो स्टेट ने वहाँ पे अगर जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है वहाँ पे केरला फ्लड सेस भी लगाया है। एंड देयर विल बी स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये जो 11 स्टेट्स है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोले जाते हैं। इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस वो लोग बता सकते हैं, जिसमें से अपने पास है 7 सिस्टर्स। These are the 7 sisters and these are 4 hilly areas. एंड जीएसटी काउंसिल ये भी अपने को बताएगा कि कब से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी आएगा। यहाँ तक तो सब सिंपल है। नेक्स्ट, दे विल बी गाइडेड बाय द नीड फॉर अ हार्मोनाइज स्ट्रक्चर एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस। जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए नहीं सोचेंगे, वो थ्रू आउट इंडिया के लिए सोचेंगे। एक हार्मोनाइज्ड थ्रू आउट इंडिया के लिए, हमें डेवलपमेंट थ्रू आउट इंडिया के लिए सोचना है, तो दे विल बी गाइडेड बाय दोज प्रिंसिपल्स। अच्छा, कोरम क्या रहेगा? 50%। अच्छा, कितने मेंबर्स रहेंगे? तो यूनियन के अपने को रिप्रेजेंट होंगे 1 मेंबर, ठीक है। और स्टेट वाइज हम बोले तो 28 स्टेट्स प्लस 3 यूटी विथ स्टेट है, टोटल 31। तो इन अ वे अगर मैं बोलूँ 31 मेंबर्स है प्लस सेंट्रल 1 32,
तो कोरम कितना होना चाहिए, तो वो लोग बोलते हैं 50%, मतलब एटलीस्ट 16 मेंबर्स शुड बी देयर एटलीस्ट। और अगर कभी एक एक पर्सन ने एक प्रपोजल रखा कि हमें एक प्रोडक्ट का रेट बढ़ाना है, या हमें ये सर्विस को कुछ एग्जाम देना है, रेट चेंज करना है, अगर कभी कोई प्रपोजल डाला और अगर उस पर कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उस पर वोटिंग भी किया जा सकता है। और वोटिंग के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, मेजॉरिटी कितना चाहिए, तो वो लोग ने बोला 75% विल बी रिक्वायर्ड, 75% विल बी रिक्वायर्ड। और इसमें गाइस प्रॉब्लम क्या है पता है, सेंटर तो एक ही वोट करेगा और बाकी तो सारे स्टेट्स के वोट्स रहेंगे। तो सेंटर बोलेगा कि अगर मैं एक ही वोट करूं, इफ आई एम डूइंग वन वोट ओनली, तो उसका जो रेलेवेंस है पूरे थ्रू आउट इंडिया, उसका जो रेलेवेंस है वो बहुत कम हो जाएगा एंड स्टेट्स विल डोमिनेट सेंटर। तो ऐसा ना हो, इसके लिए वो लोग ने कैसे बोला 75% वेटेड वोट्स चाहिए। तो वो लोग ने क्या किया, जो भी वोट्स होंगे ना उसका एक वेट, एक परसेंटेज दिया जाएगा। तो सेंटर को 1/3 वेट दिया जाएगा। इफ सेंटर सेज यस, यस बोले मतलब 1/1 मतलब 100% हो गया, तो 100% नहीं माना जाएगा, उसका वेट आ जाएगा 1/3 वेट आएगा। और स्टेट्स ने जितने भी वोट किए हैं ना उसका मिला के उनका 2/3 वेट दिया जाएगा। सेंटर को वेट को 1/3 वोट दिया जाएगा, स्टेट्स का मिला के हम 2/3 वेट करेंगे और दोनों का टोटल करके चेक करेंगे कि 75% से ज़्यादा जा रहा है या नहीं जा रहा है। वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जाम्पल। एक प्रपोजल था, सेंटर ने यस बोला, सेंटर का तो एक ही वोट है तो उसका उसका यस मतलब 100% हो गया, बट वेट दिया जाएगा। और स्टेट में वी हैव 20 यस एंड 11 नो। तो आप स्टेट का परसेंटेज कैलकुलेट करो, 20 डिवाइड बाई 31, तो अपने को 64.5% स्टेट्स के आगे एंड सेंटर इज 100%। अब इसको वेट में कन्वर्ट करो, तो वेट विल बी इंटू 1/3 33.33%, और स्टेट का इंटू 2/3 विल बी 43%। अब हम इसका और इसका टोटल करें, वी गेट मोर देन 75%, मतलब ये जो भी प्रपोजल रहेगा ये पास हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस। एक एग्जांपल से आप ट्राई करो गाइस। इसमें क्या आएगा, सेंटर का यस है तो सेंटर का 33.33% आ गया। स्टेट में वी हैव 10 यस, सो इसका एक परसेंटेज निकालो, उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको वेटेड वोट्स इससे मिलेंगे। दिस प्लस दिस इट इज़ अराउंड 54-55%। 75% से नीचे है मतलब ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। और एक गाइस ट्राई करो, सेंटर इज सेइंग नो, स्टेट्स एवरीवन इज सेइंग यस। इफ दिस इज अ केस, सेंटर नो है मतलब इसका 0 है और स्टेट्स का 100% है, वेट अप्लाई करो। वेट अप्लाई करने के बाद अपने को 66.67 मिलेगा, अपने को 75% चाहिए था। मीनिंग देयर बाई सारे स्टेट्स मिला के भी अगर सेंटर मना कर रहा है तो सारे स्टेट्स मिला के भी कोई प्रपोजल पास नहीं कर सकते। यू रिक्वायर्ड सेंटर्स अप्रूवल फॉर एनी प्रपोजल टू पास। इसके लिए हम बोलते हैं सेंटर ने अपने पास एक वीटो पावर रखा हुआ है जीएसटी काउंसिल में। फॉर एनी प्रपोजल इफ द सेंटर सेज नो मतलब बात खत्म, वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। और गाइस पॉइंट यह है कि अभी तक जितने भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई है, जितने भी प्रपोजल डिस्कस हुए हैं, कभी भी वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वेरी रिसेंटली एक प्रपोजल के लिए वो लोग ने वोटिंग किया, इट वॉज रिलेटेड टू लॉटरी। लॉटरी के लिए आपको याद होगा 2 जीएसटी के रेट्स हैं। वी हैव 12% ऑन स्टेट रन लॉटरीज, और जो स्टेट ऑथोराइज्ड लॉटरीज है उसके लिए वी हैव अ हायर रेट 28%।
अपने पास दो दो रेट्स होते थे लॉटरी के लिए। प्रपोजल ये आया था कि दो रेट रखा जाए या दोनों में 28% ही रखा जाए। सो दैट वाज अ इशू फॉर वोटिंग। 21 वर इन फेवर, 7 वर अगेंस्ट, एंड सेंटर ऑब्वियसली वो फेवर में रहेगा, वो कभी रिजेक्ट नहीं करेगा एज सच। तो सेंटर वॉज इन फेवर, दिस वॉज पास्ड। तो अकॉर्डिंगली अब आपको पता चल जाएगा वैल्यूएशन में क्या चेंज होगा। वैल्यूएशन में जब हम 12 और 28% डिफरेंट रेट्स करेंगे तो अब डिफरेंट रेट्स नहीं रहेगा, अब उसके लिए एक ही रेट हो जाएगा 28%। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन वो लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि स्टेट्स, सोचना गाइस, स्टेट्स जीएसटी काउंसिल में हाउ कैन दे रिजेक्ट अ प्रपोजल, और हाउ कैन दे स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो अगर स्टेट्स, दो तरीके से हो सकता है। एक तो मोर देन 17 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स अगर जीएसटी की काउंसिल मीटिंग अटेंड ही ना करे तो, इफ दैट इज अ केस, तो कोरम नहीं होगा, और कोरम नहीं होगा तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। या फिर अगर कोई प्रपोजल है तो उस पर वो लोग वोटिंग के लिए बोल सकते हैं, और वोटिंग में अगर ज़्यादा वोट्स आएंगे देन दे कैन डू अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ ड्यूअल कंट्रोल। अच्छा, व्हाट इज दिस कंसेप्ट। अब जैसे आप केस समझो गाइस, एक असेसी है, तो असेसी ने लेट सपोज शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी किया। अच्छा, सी जीएसटी और एस जीएसटी, ऑब्वियसली जब शॉर्ट पेमेंट होगा तो दोनों का शॉर्ट पेमेंट होगा। तो क्या ये असेसी को दो ऑफिसर एडजुडिकेट करेगा? विल टू ऑफिसर इशू शो कॉज नोटिस? तो वो लोग ने एक सेक्शन 6 बनाया हुआ है विच बोलता है अवॉइडेंस ऑफ ड्यूअल कंट्रोल। वो लोग बोलते हैं एक असेसी को एक ही ऑफिसर एडजुडिकेट करेगा। अच्छा, कौन सा ऑफिसर, सीजीएसटी या एसजीएसटी? तो वो लोग ने कैसे बोला है, वो लोग ने जितने भी असेसी है उनके एनुअल टर्नओवर के साथ वो लोग ने लिस्ट किया। अब जिन असेसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है ना, जिन असेसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, उसमें 90% ऑफ द असेसी विल बी गिवन टू द स्टेट ऑफिसर एंड 10% ऑफ द असेसी विल बी गिवन टू द सेंट्रल ऑफिसर। 90% वो लोग ने सारे असेसीज को लिस्ट किया, जिनके टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनमें 90% रैंडमली 90% विल बी गिवन टू द स्टेट ऑफिसर्स एंड 10% ऑफ दोज असेसीज विल बी गिवन टू द सेंट्रल ऑफिसर। ये ऑफिसर जब एडजुडिकेट करेंगे तो वो एडजुडिकेशन दोनों के लिए करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के लिए करेंगे, और जितना अमाउंट रिकवर हुआ वो इक्वली सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया जाएगा। वैसे ही जो असेसी के टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है उसमें 50% सेंटर को दिया जाएगा, 50% स्टेट को दिया जाएगा, स्टेट ऑफिसर्स। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये अपना असेसी लेट सपोज सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर के अंडर आता है तो सी जीएसटी ऑफिसर विल इश्यू शो कॉज नोटिस, वो पूरा रिकवर कर लेगा और फिर डिवाइड करेगा। ठीक है, एपिलेट अथॉरिटीज भी वैसे ही फिर होगी। नेक्स्ट, अब गाइस छोटे छोटे कंसेप्ट है। अब ये सारे कंसेप्ट पे ना गाइस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, सो आई एम डिस्कसिंग दिस ऑन द वेरी फर्स्ट लेक्चर कि छोटे छोटे कंसेप्ट है। अगर मैं लास्ट में बोलूँगा ना तो आप टुवर्ड्स द एंड हो सकता है आप उतना आप फोकसली ना पढ़ो, तो एक ब्रीफ डिस्कशन ही करना है, विल टेक नॉट मोर देन 10 मिनट्स गाइस। तो चलो, एक कंसेप्ट होता है जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग। अब ये कंसेप्ट क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या, और ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है गाइस, गवर्नमेंट ने क्या सोचा हुआ है कि अगर एक रेसिपिएंट है जो अगर परचेज करे तो उसको आईटीसी कैसे मिलेगा,
उसको अपना ITC 2A के बेसिस पे मिलेगा। अच्छा, जो रेसिपिएंट है उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो सप्लायर है वो GSTR 1 फाइल करता है या नहीं करता है, वो GST के लॉस को कंप्लाई करता है या नहीं करता है? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम जितने भी रजिस्टर्ड असेसीज हैं ना सबको कंप्लायंस रेटिंग देंगे कि वो लोग कितने GST के लॉस कंप्लाइज करते हैं। और इसमें हम अगर एक बंदे को ज़ीरो बोल दे, 0 स्टार, मतलब वो वर्स्ट है, वो कभी ना GSTR 1 फाइल नहीं करता, आप जब उससे परचेज करो ना तो वो आपका रिस्क है। और अगर एक 10 स्टार असेसी है विच इज़ अ बेस्ट, तो आप बेफिक्र रहो, वो GSTR 1 फाइल करता ही है, उसने कोई भी उसने ऐसा नहीं है कि उसने कंप्लाई नहीं किया है, वो सारे लॉस को कंप्लाई करता है। तो आप बेफिक्र परचेज करते हो, आपको 2A में दिखेगा, दैट इज कंप्लायंस रेटिंग। ये अभी तक सिर्फ थियोरी ही है, अभी तक प्रैक्टिकली इसको एप्लीकेबल नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिटर्न। व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिटर्न? अब एक ऑफिसर को असेसी के रिलेटेड, GST के ऑफिसर को असेसी के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। हो सकता है बैंक रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है वो असेसी कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो उसकी डिटेल्स चाहिए, वो क्या क्या सिक्योरिटीज़ में डील कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसने क्या लैंड बिल्डिंग कुछ परचेज किया उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनकम टैक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये GST के ऑफिसर को ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको ये सारे अथॉरिटीज से उसको मिलना है। तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, बैंक्स है, यू हैव स्टॉक एक्सचेंजेस, उससे ये सारे असेसी के रिलेटेड ये सारे अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन चाहिए। देन दिस ऑफिसर कैन आस्क दिस अथॉरिटीज टू फाइल एन इंफॉर्मेशन रिटर्न रिलेटिंग टू द असेसी। और ये इंफॉर्मेशन रिटर्न अगर टाइम पे फाइल नहीं हुआ तो आपको याद होगा सेक्शन 123 इस पे एक पेनल्टी लगाता है। और सर क्या वो पेनल्टी वेव ऑफ हो सकती है? यस, सेक्शन 128 उसको वो पावर दे रहा था, गवर्नमेंट कैन वेव ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 123। ओके, नेक्स्ट इज एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। अच्छा, क्या है ये अथॉरिटी गाइस? एंटी प्रॉफिट, यू आर नॉट सपोज टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ दिस। एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। यू हैव वन असेसी, वो जब प्री GST वो सब परचेज करता था तो उसे कुछ क्रेडिट्स होते थे, वो क्रेडिट्स प्री GST में उसे नहीं मिलते थे, और क्रेडिट नहीं मिलते थे तो उसका कॉस्टिंग हाई हो गया, कॉस्टिंग हाई हो गया तो उसका सेलिंग प्राइस हाई होगा। अब पोस्ट GST गवर्नमेंट उसे वो सारे क्रेडिट्स दे रहा है, GST में उसे वो सारे क्रेडिट्स मिल रहे हैं, तो कहने से उसका कॉस्टिंग करस्पॉन्डिंगली कम होना चाहिए, उसको अपना सेलिंग प्राइस कम करना चाहिए। बट अब उसका क्या सोच है? वो सोच रहा है कि माई कस्टमर्स आर यूज टू परचेज एट दोज हायर सेलिंग प्राइस, और अगर वो यूज टू है तो मैं वो सेलिंग प्राइस क्यों कम करूं? रेदर मैं जो गवर्नमेंट ये ITC का बेनिफिट दे रहा है मैं अपने जेब में रख दूं, मैं प्रॉफिट कमा दूं इससे। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये जो है ना, ये जो आप ITC का बेनिफिट पास ऑन नहीं करते हो कस्टमर को, ये ना आपका प्रॉफिट नहीं है, यू हैव टू पास दैट ऑन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। बट अगर कोई असेसी अगर वो सेलिंग प्राइस अपना कम नहीं कर रहा है, ही इज अर्निंग अ प्रॉफिट आउट ऑफ ऑल दिस, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक अथॉरिटी बना दी है, एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। तो वो ये केसेस को चेक करेगा, अगर उनको लगेगा, वो इन्वेस्टिगेट करके अगर उनको लगेगा कि ये एंटी प्रॉफिटरिंग का केस बनेगा तो वो एक ऑर्डर इशू करेंगे, और वो ऑर्डर इशू करने के बाद वो असेसी को बोल सकते हैं कि आप आपका प्राइसेस कम करो, आपने जो बेनिफिट जो कमाया है वो आप बायर को वापस करो अलोंग विथ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली ये केस में बायर शुड बी आइडेंटिफाइबल, इफ द बायर इज नॉट आइडेंटिफाइबल तो वो लोग बोलेंगे कि ये अमाउंट आप कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दो।
देन उस पर वो लोग पेनल्टी भी लगा सकते हैं गाइस, और वो लोग रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। रिकॉल सेक्शन 29, एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज, अगर आप वायोलेट कर रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। अच्छा, एक अमेंडमेंट गाइस, पेनल्टी कितनी लगा सकते हैं? तो दिस इज वेरी रिसेंट अमेंडमेंट, 10% ऑफ द अमाउंट प्रॉफिटर। आपने जितना प्रॉफिट कमाया है ना, उसका 10% वो लोग आपसे पेनल्टी के तरीके से भी रिकवर कर सकते हैं। और सर पेनल्टी आ गई तो क्या कोई मिटिगेशन है? यस, वो लोग बोलते हैं अगर आप 30 डेज में डिपॉजिट कर दो, हमने ऑर्डर दिया और 30 डेज में आप डिपॉजिट कर दो तो हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। और एक ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं गाइस, इसका प्रोसीजर कैसे होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक लोकल नेचर, अगर एक लोकल एरिया का मैटर है, लोकल लेवल का मैटर है, तो एक स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी वो लोग ने बनाई है। आप वहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और अगर ये नेशनल लेवल का मैटर है तो स्टैंडिंग कमेटी इसे डील करेगी। अगर नेशनल लेवल है तो डायरेक्टली स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, बट अगर लोकल लेवल का है तो ये पहले स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा। अगर अगर वो कंफर्म करेंगे कि प्रॉफिटरिंग का केस बन रहा है, देन दे विल पास ऑन दैट केस टू द स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी अगेन इट विल कंफर्म दैट देयर इज प्रॉफिटरिंग, वो भी एक बार चेक कर लेंगे, और फिर ये डायरेक्टर जनरल के पास जाएगा जो ये केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर एक बार डायरेक्टर जनरल को लगा कि नहीं एंटी प्रॉफिटरिंग हो रहा है, रेदर प्रॉफिटरिंग हो रहा है, तो फिर वो लोग नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को केस दे देंगे, और अब ये एडजुडिकेशन होगा इसका। और शायद से आपको ये भी आता रहेगा गाइस, इसका जो ऑर्डर है, दे आर नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दे आर नॉट कॉल्ड एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो नापा विल नॉट, हम इसे एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स नहीं बोलेंगे गाइस। और इसमें वेरियस टाइम लिमिट्स होते थे, टाइम लिमिट्स में बहुत एक्सटेंशन मिल गए हैं, तो उसको जब हम एंटी प्रॉफिटरिंग लेटर स्टेज पे करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे गाइस। एंड नेक्स्ट, ओके, वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न। तो बस मुझे ब्रीफ डिस्कस करना है कि सेल्स रिटर्न कैसे होता है। तो जब एक सप्लायर, लेट सपोज इसने सप्लाई कर दिया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेल, ओके, तो सप्लाई किया तो वो टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा, और उसके साथ साथ वो ई वे बिल इश्यू करेगा। डॉक्यूमेंटेशन पर्सपेक्टिव, इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई, रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया तो वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। अब गुड्स फैक्ट्री में आ गए, उसने चेक किया तो पता चला कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बेसिस पे प्रॉपर नहीं है, उसको ये गुड्स रिटर्न करने हैं, तो उसने ये गुड्स रिटर्न कर दिए। अब अगर गुड्स रिटर्न कर दिए तो ये बंदे ने जो आईटीसी क्लेम किया है उसको वो रिवर्स करना पड़ेगा। एंड प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो सप्लायर है ये क्या बोलेगा कि मैंने तो गवर्नमेंट को टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, देखो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, मैंने तो गवर्नमेंट को पहले ही टैक्स पे कर दिया है। तो इसके रिलेटेड वो एक क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, एंड थ्रू दैट क्रेडिट नोट फ्यूचर में जो टैक्स लायबिलिटी रहेगी उसको वो एडजस्ट करने को मिल जाएगी। इश्यू अ क्रेडिट नोट, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, फ्यूचर की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रहेगी उतने अमाउंट का वो कम पे करेगा। अच्छा, फॉलोइंग पॉइंट्स, क्या एक इनवॉइस के रिलेटेड मल्टीपल क्रेडिट नोट्स हो सकती है? क्या एक इनवॉइस के लिए एक ही क्रेडिट नोट होना चाहिए, ये लिंक होना चाहिए, या एक इनवॉइस के लिए मैं मल्टीपल क्रेडिट नोट्स भी कर सकता हूं? यस। क्या मल्टीपल इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट कर सकते हैं? 3-4 इनवॉइस है, वो 3-4 इनवॉइस के लिए मुझे क्रेडिट नोट इश्यू करने हैं, तो क्या मैं एक ही क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता हूं? यस। एंड याद करो गाइस, क्रेडिट नोट इश्यू करने की क्या टाइम लिमिट्स होती थी?
तो लोग बोलते थे जो फाइनेंशियल ईयर के सप्लाईज है उसके क्रेडिट नोट जब आप इश्यू कर रहे हो तो वो फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट सितंबर जो रहेगा वो सितंबर तक कर सकते हो, या एनुअल रिटर्न अगर आपने पहले फाइल कर दिया तो वहां तक कर सकते हो। दिस सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द ईयर इन विच सप्लाई वॉज मेड, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। चलो, और एक लास्ट पॉइंट गाइस, अपना जो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जब भी इंपोर्ट होगा गाइस, इंपोर्ट पे कस्टम्स ड्यूटी भी लगेगा, और सप्लाई भी हुआ है तो आईजीएसटी भी लगेगा, और ये दोनों इंपोर्टर से रिकवर किया जाएगा एट द टाइम ऑफ कस्टम्स फाइलिंग। तो इट इज गवर्न्ड बाय कस्टम्स लॉ। सर्विसेज जब इंपोर्ट होगी तो रिवर्स चार्ज बेसिस में आईजीएसटी पे होगा, और जब गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट होगा तो इसको जीरो रेट किया जाएगा। और ये जीरो रेट कैसे किया जाता है, दो ऑप्शन होता है। आइदर जब आप सप्लाई करो तो टैक्स जो सप्लाई पे टैक्स पे कर दो, सो इवन दो यू एक्सपोर्ट आप उस पर टैक्स पे कर दो, और जो टैक्स पे किया उसका रिफंड मांग लो। या फिर आइदर जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप एक्सपोर्ट करो अंडर अ बॉन्ड और एलयूटी, और आपके पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी हो सकता है, तो गवर्नमेंट वो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का आपको रिफंड देगा। आई होप गाइस बेसिक प्रोविजंस आपको क्लियर है, आप लिंक कर पा रहे हो अच्छे से। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो गाइस, आई विल रियली अप्रिशिएट कि आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो ये वीडियोस को, एंड जो भी कमेंट्स रहेंगे, बी इट गुड बी इट बैड वॉट एवर, जो भी कमेंट्स रहेंगे आप वो कमेंट्स लिखो। वी आर कमिंग नेक्स्ट वीडियो विथ वन स्पेसिफिक सर्विस विच इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल। एक वो स्पेसिफिक वीडियो, एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए हम वो वीडियो लेके आ रहे हैं गाइस। और नवंबर 20 बैच के लिए वी आर कमिंग अप विथ आवर गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस ऑल्सो, तो उसके रिलेटेड भी डिटेल्स कुछ रहेगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगा। चलो, थैंक यू गाइस।